नमस्कार। कक्षा 12वीं आरोह भाग 2। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ संख्या 3, जिसमें 2 कविताएं हैं। दोनों कविताएं कुंवर नारायण जी की हैं। एक का नाम है कविता के बहाने और दूसरी कविता का नाम है बात सीधी थी पर। आइए इन कविताओं को समझें, उनकी व्याख्या करें। उससे पहले कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दोनों कविताओं के कवि हैं कुंवर नारायण जी। आइए हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1987 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे नई कविता आंदोलन के सशक्त कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। कुंवर नारायण जी ने 1950 से काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक के कवि रहे। दोस्तों, नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। कुंवर नारायण जी के साहित्य में यथार्थ का खुरदरापन मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। कुंवर जी पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि हैं। ऐसे कुंवर नारायण जी ने अनेक विधाओं में अपनी कलम चलाई है। आइए देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, हाशिए का गवाह, कुमार जीव आदि उनके काव्य संग्रह है। आकारों के आसपास उनका कहानी संग्रह है। साथ साथ आत्मजयी, वाजस्त्रवा के बहाने, ये 2 इनके प्रबंध काव्य है। आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ आदि उनके समीक्षा ग्रंथ है। आइए अब बात करते हैं उन्हें मिले प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की। कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2006 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शलाका सम्मान दिया गया। कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ऐसे बहुत से पुरस्कारों और सम्मानों के साथ साथ 2005 में उन्हें साहित्य का भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 2009 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। ऐसे हैं हमारे कवि कुंवर नारायण जी। आइए अब कविता का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ में 2 कविताएं हैं और यह कविता इस पाठ की पहली कविता है, जिसका नाम है कविता के बहाने, और इसे कुंवर जी के लिखे काव्य संग्रह इन दिनों से लिया गया है। दोस्तों, यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे माहौल में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक ऐसी कविता है, यह एक ऐसी यात्रा है जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कवि ने इसके माध्यम से बताया है कि चिड़िया के उड़ने की भी एक सीमा होती है और फूल के खिलने की भी एक परिणति निश्चित होती है, लेकिन बच्चे के जो सपने होते हैं
वो असीम होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। तो उनके सपनों की ही तरह कविता भी असीम होती है। कविता शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहां सीमाओं के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। वो फिर चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या समय की सीमा। ये बात इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आइए अब मैं वनराज चावड़ा इसे यहाँ व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। मित्रों, शुरुआत में ही कवि कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से श्रेष्ठ बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान की तरह ही कविता की उड़ान है। वह कल्पना की उड़ान है। जैसे चिड़िया ऊंचे आकाश में उड़ सकती है, वैसे कविता भी आकाश की सारी ऊंचाइयों को छू सकती है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान की तो अपनी एक सीमा होती है, जबकि कवि तो अपने कल्पना के पंखों के सहारे देश और काल की सीमा से परे भी उड़ान भर सकता है। चिड़िया तो सिर्फ बाहर भीतर या इस घर उस घर वहां तक ही उड़कर जा सकती है। उसकी तो निश्चित सीमाएं हैं, वो बहुत दूर तक जा सकती नहीं है। परंतु कविता की उड़ान तो इतनी व्यापक होती है कि वह अपनी कल्पना के पंखों से न जाने कहां से कहां तक जा सकती है। किंतु कविता की इस उड़ान को चिड़िया भला क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो बड़ी सीमित है। उसकी बहुत सारी मर्यादाएं हैं, जबकि कविता को कोई मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो बड़ी ही व्यापक होती है। उसके लिए देश काल के कोई बंधन मायने रखते नहीं है। तो कवि सच ही कह रहे हैं, क्योंकि कविता की व्यापकता को चिड़िया नहीं जान सकती है। वो कैसे जान सकती है? आइए आगे बढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कविता फूल की भांति खिलती है, अर्थात विकसित होती है, उसका विस्तार होता है। किंतु कविता के खिलने को, कविता के विकसित होने को फूल क्या जाने, क्योंकि फूल तो सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। कुछ घंटों में ही उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जबकि कविता न सिर्फ बिना मुरझाए खिलती रहती है, विकसित होती है, परंतु कविता बिना मुरझाए महकते भी रहती है। फूलों का महकना तो एक निश्चित समयावधि के लिए होता है। मुरझा जाने के बाद फूलों की खुशबू भी नष्ट हो जाती है। जबकि कविता की जो खुशबू है, कविता की जो महक है, वह तो कभी न खत्म होने वाली खुशबू होती है, क्योंकि कविता भावों को लेकर आती है और कविता अपने भावों की ये जो महक है, युगों युगों तक फैलाती रहती है। और फूल जो मुरझा जाते हैं, वो कविता के इस महकने को कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो कवि की कल्पनाओं में उसकी भावों का इतना सामर्थ्य होता है कि कविता चिरस्थायी रहती है और उसे जब भी पढ़ो वह हमेशा ताजा खिली हुई ही लगती है। तो कविता की इस ताजगी को, इस महक को फूल कैसे जान सकता है? आइए आगे पंक्तियां पढ़ते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। दोस्तों, इन अंतिम पंक्तियों में बच्चे की बात है, जबकि उसके आगे हमने जो बातें की वो चिड़िया की और
फूलों की थी, लेकिन चिड़िया फूल एक समान है जबकि बच्चा उससे अलग है, विशिष्ट है, ये कवि ने यहाँ बताया है। हमने कविता के परिचय में ही देखा था कि जहां भी रचनात्मक ऊर्जा होती है वहां भाषा, देश और काल की सीमाएं टूट जाती है। इसी बात को कवि इस पद्यांश के माध्यम से प्रमाणित करना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का स्थान नहीं होता, उसी प्रकार कविता में भी कोई सीमा या बंधन नहीं होता, क्योंकि कविता तो शब्दों का खेल है। बच्चे खेलते खेलते अपने या पराये किसी के भी घर में घुस जाते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता है, सभी के प्रति आत्मीयता होती है। इस प्रकार जब ये बच्चे खेलते खेलते किसी भी घर में घुस सकते हैं, तो इसी प्रकार वे उन्हें एक कर देते हैं और अपनी आत्मीयता का प्रसार करते हैं। और इसी तरह कविता भी किसी तरह की सीमाओं को नहीं जानती, यह किसी को भी अपने भावों से प्रभावित कर सकती है। वह समाज को बांधती है, एक करती है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता, उसमें भी सभी के प्रति आत्मीयता होती है। जिस प्रकार बच्चे निर्दोष होते हैं, कविता भी निर्दोष होती है। और बच्चों के सपने असीम होते हैं, तो कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। कल्पना भी असीम होती है, किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान कविता में नहीं होता। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, कविता शब्दों से खेलती है। कविता शब्दों का खेल है। कविता में और बच्चों में भावनाएं प्रमुख होती है और दोनों ही हृदय के करीब होते हैं। तो यहाँ कवि ने कविता को चिड़िया की उड़ान से अलग और फूल के खिलने से अलग बताया है, जबकि कविता और बच्चे को एक समान बताया है। जैसे बच्चे के सपनों की कोई सीमा नहीं है, जैसे बच्चे में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, आत्मीयता से भरे और भावों से भरे बच्चे होते हैं, वैसे ही कविता की भी कोई सीमा नहीं होती है और कविता भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती है। और कविता भी बच्चों की ही तरह पवित्र भावों को लेकर आती हैं। और इस प्रकार कवि ने यहाँ कविता की व्यापकता को बच्चे की कल्पनाओं के साथ जोड़ा है। यहाँ हमारी यह कविता पूर्ण होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। नमस्कार, आज इतना ही। सबका मंगल हो।